अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुईद पीरज़ादा। इस वक्त नॉर्थ अमेरिका में ईस्ट कोस्ट में दोपहर के तकरीबन 1 बजे हैं जिस वक्त मैं बोल रहा हूँ, और पाकिस्तान में रात के 11 बजने को हैं। इस वक्त एक व्लॉग करने का फ़ायदा ये है कि पाकिस्तान में जितनी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी डेवलपमेंट्स होनी हैं, बाय एंड लार्ज स्टेटमेंट्स, पोजीशंस, तबसरे, कमेंट्स वो हो चुके हैं और हम उनको एक एंटायरिटी में देख के उसकी डॉट कनेक्टिंग कर सकते हैं और उसमें नतीजे जो हैं हम निकाल सकते हैं। लेकिन जो बुनियादी क्वेश्चन है, जो टॉपिक है, जो उन्वान है मेरे इस व्लॉग का, वो ये है कि हु आर द रियल एनिमीज ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के असल दुश्मन वो हैं करप्ट पाकिस्तानी, जो पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए पाकिस्तान के निज़ाम को कंट्रोल करते हैं और पाकिस्तान की रियासत के दुश्मन हैं। ये पाकिस्तान से बहुत दूर बैठे हुए इजरायली, जिन्हें पाकिस्तानी लोग अपना दुश्मन समझते हैं। ये सेकंड इसका दुमछल्ला जो मैंने सवाल में ऐड किया, वो इसलिए ऐड किया कि पिछले व्लॉग के अंदर बदकिस्मती से मैंने एक कमेंट किया रॉथस्चाइल्ड एंड कंपनी के ऊपर, जिनके 2 या 3 लोगों की एक टीम ने विज़िट किया, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से, फाइनेंस मिनिस्टर इसाक डार से और गौस पाशा साहिबा जो हैं उनसे उन्होंने मुलाकात की, जो स्टेट मिनिस्टर हैं फाइनेंस की, जिसके हवाले से छोटी मोटी खबर भी पाकिस्तानी अखबारात में छपी। और मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन ये किया है कि इसके बारे में चहमगोइयाँ बहुत हैं, स्पेकुलेशन बहुत हैं। उन्होंने एक प्रेजेंटेशन भी दी है, लेकिन ये खालिस्तान शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत की कोशिश है कि रॉथस्चाइल्ड ग्रुप जो फाइनेंशियल कंपनी है, जो दुनिया की बहुत रिस्पेक्टेड फाइनेंशियल एडवाइजरी कंपनी है, इसे एंगेज किया जाए एक रीस्ट्रक्चरिंग प्लान बनाने के लिए, ताकि IMF का जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है जो फंसा हुआ है और जिसकी बुनियादी कंडीशन ये है कि पाकिस्तान एक सोफेस्टिकेटेड एंड क्रेडिबल एक फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग प्लान जो है वो टेबल के ऊपर प्लेस करे, और ये उस मकसद के लिए लगता है कि इसको लाया गया है। उसके अलावा मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि बुनियादी तौर पर इनको मशवरा किसी ने ये दिया होगा, चूँकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जूविश 200 बरस से ज़्यादा पुराना फाइनेंशियल ग्रुप है जो यूरोप की पॉलिटिक्स में और फाइनेंशियल सर्कल्स में बहुत डीपली एम्बेडेड है। इसलिए इसे इस्तेमाल किया जाए और इससे एक इन्फ्लुएंस पेडलिंग होगी, लॉबिंग करने का मौका मिलेगा। IMF के अंदर, वर्ल्ड बैंक के अंदर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट जो बैंक्स हैं, उन सब जगहों पे जो रॉथस्चाइल्ड एंड कंपनी है, इनका एक इन्फ्लुएंस होगा। उससे गालिबन शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जो है वो फ़ायदा उठाना चाहती है। साथ मैंने उसकी ये कहा कि इसमें कोई साजिश जो है वो नज़र नहीं आती इसराइल वगैरह के लेवल की, और उसकी वजह है कि अगर इसमें कोई एंगल ऐसा होता तो आप सोचें कि कभी ये बात सामने ही ना आती कि शहबाज शरीफ साहब ऑफिशियल मुलाकात ही ना करते, फाइनेंस मिनिस्टर इकतादार मुलाकात ना करते, पाकिस्तान के अखबारात में, बिजनेस रिकॉर्डर में और दीगर अखबारात और वेबसाइट के ऊपर इसकी खबर छपनी ही नहीं थी। इसका जो एक प्रपोजल प्लान का है कि पाकिस्तान की रीस्ट्रक्चरिंग कैसे हो सकती है, वो जो प्लान इस वक्त व्हाट्सएप के ऊपर गर्दिश कर रहा है, वो प्लान कभी आपके सामने ना आता। बिकॉज अगर जब इसराइल की बात होती है, लोगों को उसको एक्सप्लॉइट करना होता है, इसराइल के एंगल को, जब इमरान खान को और जमाइमा को एक्सप्लॉइट करना होता है, तो मौलाना फजल रहमान हो या PMLN हो, वो कोई कसर उसमें छोड़ते नहीं है, फौरी तौर पर इल्ज़ाम लगा देते हैं। तो यहाँ पर अगर दूर पार से भी कोई एंगल इसराइल का निकलता होता रॉथस्चाइल्ड कंपनी के साथ, तो जाहिर है इनको हिम्मत ही नहीं पड़नी थी उनके साथ खुल के मुलाकात करने की और उसको एडमिट करने की। और अगर आप में से कोई लोग फिर भी इंटरेस्टेड होंगे कि इसकी फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग के एस्पेक्ट्स क्या हैं, तो मैं कुछ फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स के साथ बात करके मजीद उसकी डिटेल्स आपके सामने ला सकता हूँ। बट उस व्लॉग के आखिरी पार्ट के ऊपर, जो शायद 3-4-5 मिनट का था, रॉथस्चाइल्ड एंड कंपनी का, उस पर बहुत से लोगों ने इस यूट्यूब के ऊपर जो कमेंट्स किए, जिनको मैं नादानी के, इनोसेंस के कमेंट्स कह सकता हूँ, उसमें गम गुस्सा भी है बहुत ज़्यादा। एक साहब ने ये भी लिखा है कि चूँकि मैंने अमेरिका में पनाह ली हुई, पनाह नहीं ली हुई यार, मैं कोई यहाँ पॉलिटिकल असाइलम लेके नहीं बैठा हुआ, पनाह ली हुई है, तो शायद इस वजह से मैं खौफ की वजह से जो है मतलब ये कह रहा हूँ कि इसराइल जो है वो पाकिस्तान का दुश्मन नहीं है। हकीकत ये है कि मुझे समवन वेरी क्लोज टू स्टेट डिपार्टमेंट ने इसी हफ्ते मुझे ये कहा कि यार स्टेट डिपार्टमेंट में बहुत से लोग जो तुम्हारे चाहने वाले हैं, अब जो बहुत से मुख्तलिफ लोग हैं, वो बल्कि थोड़ा सा इस चीज़ से उनको रंज है इस चीज़ का कि तुम मसलसल, इमरान खान कह रहे हैं कि अमेरिका की साजिश नहीं थी, लेकिन तुम हर दफ़ा ये रिपीट करते हो कि अमेरिका और बरतानिया का इसमें एंगल है, और अगर ये तुम कहो तो इससे एक बदमज़गी पैदा होती है, तुम ये ना कहो। सो इसराइल तो यहाँ पर इशू है ही नहीं है। यहाँ पर अगर इसका कोई इशू है मेरे व्लॉग से रिलेटेड, तो वही है कि मुझसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि मैं बार बार ये ना कहूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त नेचर एंड डायरेक्शन जो है पॉलिटिकल चेंज की, उसका अमेरिका के साथ कोई ताल्लुक है। लेकिन एज यू कैन विटनेस दिस कि मैं हर दफ़ा ये असर्ट करता हूँ, इस व्लॉग में भी असर्ट करूँगा। हर हफ्ते मैं देख रहा हूँ कि स्टेट डिपार्टमेंट पाकिस्तान के बारे में एक पॉजिटिव किस्म की छोटी मोटी खबर निकालने की कोशिश करता है, जिसका मकसद ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो रजीम है, सिविल मिलिट्री, जिसके बैक पे पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, फ्रंट पे शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है, इसको मुसलसल अमेरिका की सपोर्ट जो है वो
रीअफर्म की जाती है। और पाकिस्तान प्रैक्टिकली बैंकरप्ट हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान के किसी फाइनेंशियल स्टेक होल्डर ने ये डिमांड नहीं किया और प्रेशर नहीं डाला कि पाकिस्तान अपने आप को प्रॉपर तरीके से बैंकरप्ट डिक्लेयर करे। ये चीज़ें बड़ी मानाखेज हैं, लेकिन इस वक्त मैं उसकी डिटेल में नहीं जाता। मैं इसराइल वाले इशू पे आता हूँ, बहुत डिटेल से आऊँगा इस इशू पे। पहले हम ये देख लें, और ये बहुत पहला भी पार्ट जो है ना इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इसके बहुत से पॉइंट्स अपने सामने लिख के रखे हुए हैं कि अब से चंद घंटे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो प्रोसीडिंग का दूसरा दिन था अज खुद नोटिस का, सुओ मोटो नोटिस का, जहां चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब उमर अता बंदयाल साहब ने, ऑनरेबल उमर अता बंदयाल ने जो अज खुद नोटिस लिया, उसकी सेकंड डे प्रोसीडिंग की हुई जो 2 बजे शुरू हुई और उसको रीस्केड्यूल या डेफर कर दिया गया टू मंडे मॉर्निंग सुबह के 8:30 बजे, यानी 27 फरवरी तक उसको डेफर कर दिया गया। हालांकि मेरी नाक़स राय में ये मामला इतना अहम, इतना सेंसिटिव और पाकिस्तान के मुस्तकबिल का इस पर इतना दारोमदार है इस मुल्क का कि इस मुल्क में क्या होना है आगे चल के, कि इसको सैटरडे को भी अगर सुप्रीम कोर्ट थोड़ी हिम्मत करती तो सैटरडे को भी, हफ्ते के दिन भी इस प्रोसीडिंग को जारी रखना ज़रूरी था। लेकिन गालिबन छुट्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी और ये प्रोसीडिंग को कम इंपॉर्टेंट समझा गया। बहरहाल हुआ क्या आज के इस पूरे दिन में, पीडीएम के वकला पेश हुए, पीटीआई के वकला पेश हुए और पाकिस्तान की जो स्टेट्स या प्रोविंसेस हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर पेश हुए और तमाम लोगों को नोटिस दे दिए गए। और चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर हाजिरी लगा दी है तमाम लोगों की, ताकि अब कोई ये कह ना सके, क्योंकि कुछ लोगों ने आके कहा हमें रिटर्न नोटिस नहीं मिला, हमें तो पता नहीं चला। हालांकि जो पिछली प्रोसीडिंग थी थर्सडे में, उसमें सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में कहा गया था कि अगर नोटिस मिलने में देर हो, ताखीर हो जाए, तो आप इसको मीडिया से जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है उसको भी आप नोटिस ही समझें। बहरहाल अब हम देख रहे थे कि कौन कौन प्रेजेंट हुआ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से नियाज़ नाइक, हमेशा वही आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में, नियाज़ नाइक साहब प्रेजेंट हुए। जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप साहब की तरफ से कामरान मुर्तज़ा साहब, जो इससे पहले सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, वो वहाँ पे पेश हुए, बहुत अच्छे नफीस आदमी। PMLN की तरफ से मंसूर अवान साहब पेश हुए। तहरीक इंसाफ की तरफ से बैरिस्टर अली जफ़र साहब और एडवोकेट अजहर सदीक साहब जो हैं, मेरा ख्याल है अजहर सदीक साहब शायद वीडियो लिंक के जरिए थे लाहौर से, वो वहाँ पे पेश हुए। अब हुआ क्या, नियाज़ नाइक साहब ने वहाँ पर एक नोट, रिटन नोट पढ़ के सुनाया ऑन बिहाफ ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PMLN एंड जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप। उस नोट में इन PDM की 3 बड़ी जमातों ने ये डिमांड किया कि जो ये प्रेजेंट बेंच बनाया है चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने 9 मेंबर्स का, ये हमें कबूल नहीं है, चूँकि इशूज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए यहाँ पर एक लार्जर बेंच बनना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की फुल स्ट्रेंथ है 17 जस्टिसेस की, उसमें से इस वक्त 2 सीट्स खाली हैं, 15 हैं, तो कहा यह जा रहा है कि पूरे 15 लोगों का बेंच होना चाहिए। साथ ही ये भी तवक्को की जा रही है कि 2 जजेस जो हैं, यानी फुल बेंच की भी बात हो रही है, लेकिन साथ ये कहा जा रहा है कि जस्टिस इजाजुल एहसन साहब को और मज़ाहिर अली नकवी साहब को बेंच से बाहर रखा जाए, इन्हें रिक्यूज़ करना चाहिए। उन पर मसलसल सियासी दबाव बढ़ाया जा रहा है, डिमांड की जा रही है। इसी किस्म की डिमांड पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर जनाब ख्वाजा आसिफ साहब ने की है। और एक्सक्यूज़ ये है कि चूँकि इजाजुल एहसन साहब ने और मज़ाहिर अली नकवी साहब ने 16 फरवरी का अपना जो ऑर्डर लिखा था एक और डिफरेंट केस में, चूँकि उसमें अपना माइंड उन्होंने एक्सप्रेस कर दिया है। माइंड क्या एक्सप्रेस किया दोनों बेचारे जस्टिस ने? माइंड एक्सप्रेस किया कि वो ये समझते हैं कि असम्बलियाँ तहलील होने के बाद 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात होने चाहिए। ये इशू बहुत इंपॉर्टेंट है और इस इशू के ऊपर आज खुद नोटिस देना चाहिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। ये वो माइंड है जिन्होंने एक्सप्रेस किया है, ये वो माइंड है जो पूरा पाकिस्तान एक्सप्रेस कर रहा है, जो पाकिस्तान के 90% कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट एक्सप्रेस कर रहे हैं, जो अखबारों के इदारिये कर रहे हैं, जो हर टीवी एंकर कह रहा है, जो हर ओपिनियन मेकर कह रहा है, जो सोशल मीडिया कह रहा है, और जो प्रिडोमिनेंटली जहाँ कहीं भी वेस्टमिंस्टर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है वहाँ से अगर आप ज़रा से भी पहली इस पर एक ओपिनियन ले लेंगे, एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगे, तो आपको यही पता चलेगा कि इस निज़ाम हुकूमत या निज़ाम जमहूरियत के अंदर अगर एक स्टेट असम्बली या नेशनल असम्बली या फेडरल पार्लियामेंट, उसकी असम्बली लेजिस्लेचर जो है वो डिज़ोल्व होती है, तो एक सर्टन मुद्दत के अंदर, वो 90 दिन हो सकते हैं, 3 महीने हो सकते हैं, व्हाटएवर, आपको वहाँ पर एक आम इंतखाबात करवाने पड़ते हैं। ये बेसिक आर्किटेक्चर है वेस्टमिंस्टर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का, ये बेसिक सेंस है, ये बेसिक डिज़ाइन है। ये पहली दफ़ा है पाकिस्तान में कि माशाल्लाह इस डिज़ाइन ही को सिरे से चैलेंज जो है करने की कोशिश की जा रही है। अब लार्जर बेंच को कौन सपोर्ट कर रहा है? जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस अतर वैनल्ला साहब भी इसे सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे थोड़ी सी हैरानगी हुई कि वो क्यों सपोर्ट कर रहे हैं आफ्टर डूइंग सच अ वंडरफुल मैजिस्ट्रिक एंड अमेजिंग वर्क एट द लेवल ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट। वो यहाँ पर एक खालिस्तान PMLN की PDM की डिमांड को क्यों सपोर्ट करते नज़र आ रहे हैं। आर्गूमेंट उनका ये है कि यहाँ फंडामेंटल इश्यूज़ हैं। ठीक है, ऑन द फेस ऑफ इट ये एक्सक्यूज़ दिया जा सकता है, लेकिन इट्स
टू माई मेरी नाकिस ओपिनियन में इट्स ओनली ये सिर्फ एक एक्सक्यूज़ ही है, एक टेक्निकल किस्म का, ये कोई बहुत कन्विंसिंग एक्सक्यूज़ नहीं है। मंसूर अली शाह साहब भी लार्जर बेंच को सपोर्ट करते नज़र आ रहे हैं, और जस्टिस मंदोखेल साहब जो हैं वो तो बैलिस्टिक हैं अगेंस्ट इराजुल एहसन साहब एंड अगेंस्ट मज़ाहिर अली नकवी, और उनका तो लगता है कि कोई शायद ये प्रिंसिपल से ज़्यादा उनकी लगती है, क्योंकि पर्सनल इशू भी है। दोनों सीनियर जजेस हैं इजाजुल एहसन साहब और मज़ाहिर अली नकवी, और उनके ख़िलाफ़ जस्टिस मंदोखेल ने जो पोजीशन ली हुई है वो बड़ी अजीबोगरीब पोजीशन है। मतलब इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। ये जो सारी डिमांड है लार्जर बेंच बनाया जाए और जजेस को फोर्स किया जाए रिक्यूज़ करने के लिए, बाय द वे ये दोनों चीज़ें जो हैं ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, पहली जो चीज़ है कि लार्जर बेंच बनना चाहिए, ये नहीं बनना चाहिए, वैसे चीफ जस्टिस ने इसे अपने नोट्स में अपने ऑर्डर में शामिल कर लिया है। मंडे को इसके ऊपर डिबेट होगी कि ये एडमिसिबल भी है, ये रिक्वेस्ट, ये एप्लीकेशन, ये डिमांड एडमिसिबल है या नहीं है, इसके ऊपर एक डिबेट होगी। और लेकिन बेंच बनाना जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सवाबदीद है, हमेशा से यही है, ये सुप्रीम कोर्ट के रूल्स हैं, इसे चैलेंज नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिस्कशन के लिए ज़रूर इसको रख लिया। मेरी ख्वाहिश है, मुझे बहुत उम्मीद है कि इस रिक्वेस्ट को टर्न डाउन किया जाएगा और यहाँ पर एक लार्जर बेंच जो है वो नहीं बनेगा। जहाँ तक रिक्यूज़ करने का ताल्लुक है, इमोशनल ब्लैकमेल किया जा रहा है जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी साहब को, इजाजुल एहसन साहब को, उनको बिल्कुल भी यहाँ से रिक्यूज़ नहीं करना चाहिए। ये प्योर पॉलिटिक्स हो रही है, जिसमें पाकिस्तान बार काउंसिल, जिसके अंदर PMLN का बहुत असर रसूख है, बिकॉज आज़म नज़ीम तारड़ साहब जो हैं वो अभी भी वहाँ के मेंबर हैं, वो लॉ मिनिस्टर हैं। जब लॉ मिनिस्टर बार काउंसिल के साथ बहुत सी ऐसी पेडलिंग, इन्फ्लुएंस पेडलिंग है, बहुत सी फंडिंग के ऐसे इशूज़ हैं, तो पाकिस्तान बार काउंसिल में जो पोजीशन ली हुई है वहाँ के वाइस चेयर, वहाँ के चेयरमैन पाशा साहब ने, वाइस चेयर जनाब हारून रशीद साहब ने, उसके पीछे आज़म नज़ीर तारड़ साहब का और PMLN की इन्फ्लुएंस पेडलिंग हमें क्लियरली वाज़े तौर पे नज़र आती है। इसी तरह से ज़ाहिर है कि मरीम नवाज़ ये डिमांड करती हैं, ख्वाजा आसिफ ये डिमांड करते हैं, PMLN के लीडर ये डिमांड करते हैं, उनसे नथी जो सोशल मीडिया टीम्स या मीडिया के लोग हैं वो डिमांड करते हैं। मेरी नाकिस ओपिनियन यार, आई एम श्योर कि बहुत से लोग आप में से एग्री करेंगे कि दोनों मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान को इस पॉलिटिक्स में, कि जो पॉलिटिक्स ऑफ ब्लैकमेल है, इसमें ब्लैकमेल नहीं होना चाहिए, उन्हें रिक्यूज़ नहीं करना चाहिए। वो खुद ही रिक्यूज़ कर सकते हैं, उन्हें कोई रिक्यूज़ करने के लिए बेंच सेलेक्ट करने के ऊपर मजबूर नहीं कर सकता, और यहाँ पर एक लार्जर बेंच नहीं बनना चाहिए। बहरहाल ये तो मेरा एक एनालिसिस है या मेरी एक आप कह लें ख्वाहिश है, ये मेरा एक एनालिसिस है। लेकिन मूविंग फॉरवर्ड लार्जर बेंच बनाने का यहाँ पे और ये सारी डिमांड रिक्यूज़ करने की कोशिश है क्या? इसका बेसिक गोल ये है कि पूरा का पूरा जो बेंच बनाया है और जो इनिशिएटिव लिया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस उमर अता बंदयाल ने, इसे फ्रस्ट्रेट कर दिया जाए, इसको कयास और इंतशार का शिकार बना दिया जाए, यहाँ टाइम बाइंग की जाए, यहाँ पे डिले किया जाए, यहाँ चीज़ों को उलझा दिया जाए, उसमें से नए नए इश्यूज पैदा किए जाएं, और जो पूरी डायरेक्शन और थ्रस्ट थी इस बेंच की, जहाँ मकसद ये है कि क्वेश्चन एड्रेस किया जाए कि जब असेंबलियाँ इस तरह से तहरीर होती हैं, इस तरह से कन्फ्यूजन मच जाती है, तो फिर इंतखाबात की तारीख किसने देनी है, 90 दिन के अंदर इंतखाबात कैसे होंगे, इसको कौन इम्प्लीमेंट करेगा, और इसमें फेडरल गवर्नमेंट का क्या रोल है। ये 3 क्वेश्चन जो हैं ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इसको एजेंडा के तौर पर प्लेस किए थे। ये इसका एजेंडा है, ये इसकी डायरेक्शन है। यहाँ कोशिश ये की जा रही है कि इस एजेंडे को हाईजैक कर लें, इससे किसी और चीज़ में बदल दें, यहाँ नए इश्यूज़ पैदा कर दें, एक नई डिबेट पैदा कर दें, ऐसी लामतनाही किस्म की डिबेट पैदा कर दें इश्यूज़ की कि डिबेट ही कभी ख़त्म ना हो, वक्त गुजरता चला जाए। और जो दूसरी लिमिट है जो आर्टिकल 248 को ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पर रिलाई करने की कोशिश की जा रही है कि अगर किसी कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक की वजह से किसी ऐसी चीज़ पे अमल दरामद जिस पे होना चाहिए था अगर ना हो सके बिकॉज ऑफ जेन्युइन रीज़न, तो फिर उसकी कोई सज़ा नहीं है। ये और बात है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक से ज़्यादा फैसला इस किस्म का है माजी करीब में, जिसमें आर्टिकल 248 के अंदर ये जो एक्सेप्शन है इसे ख़त्म कर दिया गया है कि अगर किसी वजह से डिले हो जाए तो वो चीज़ ख़त्म नहीं हो जाती। यहाँ सारी चीज़ ये है कि अगर डिले ऐसा पैदा कर दें और ऑलमोस्ट 1 महीने से कहीं ज़्यादा दिन गुजर चुके हैं, तो 90 डेज़ की जब लिमिट ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद तो हम मादर पिदर आज़ाद हो जाएंगे, हम जो चाहे कर लें। ये सारा कॉन्टेक्स्ट और बैकग्राउंड है जिसके अंदर ये सारी कहानी जो है वो चल रही। ये जो सारा ड्रामा खड़ा किया जा रहा है, मैं कोई बुरा लफ्ज़ इसके लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहता क्योंकि बड़े सनफे नाजुक यहाँ पे पाए जाते हैं। ये और बात है कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स इतनी गंदी है, इतनी पैथेटिक है, इतने इसके बुरे हालात हैं। जो कुछ हमारे सामने हो रहा है इसमें फैशिज्म के, जुल्म के, मुनाफकत के, झूठ के भूत जो हैं वो नंगे होकर नाच रहे हैं। जस्ट इमेजिन दिस कि ये थिएटर के ऊपर हैं और आप समझते थे कि इन्होंने कपड़े पहने में, इन्होंने पहले अपनी कमीज़ उतारी है, फिर बनियान उतारी है, फिर पतलून उतारी है, फिर जांघिया उतारा है और नंगे होकर ये स्टेज के ऊपर डांस कर रहे हैं। ये ऐसा ही है अगर आप थिएटर का सीन देखें, और कोई शर्म कोई हया नहीं है जिस किस्म की बातें कर रहे हैं। एग्जाम्पल इसकी क्या है, अगर आप इसको समझना चाहें, जो ड्रामा किया जा रहा है, ड्रामा ढकोसला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट
आउट मीडिया के सामने, ये है कि मैं और आप जाते हैं कहने के लिए कि हमारी माँ या हमारे बाप या हमारे भाई को किसी ने कत्ल कर दिया, वो कातिल है, आप उसकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं। वहाँ चूंकि कातिल के साथ पुलिस मिली हुई है, वो कहते हैं आप पहले अपने इस्टेब्लिश करें कि जिस आदमी का आप कह रहे हैं उस बर्थ, वालिद साहब का बर्थ सर्टिफिकेट लेके आएँ। वालिद साहब हो सकता है आपके 70 बरस के हों, आपके पास उनका बर्थ सर्टिफिकेट ना हो, उनका डोमिसाइल लेके आएँ, उनका हेल्थ सर्टिफिकेट लेके आएँ, अपना डोमिसाइल ले आएँ, अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले आएँ। ये साबित करें कि आप जो एप्लीकेंट हैं FIR लेके आएँ, आपका निकाह जो है वो सही हुआ है कि नहीं सही हुआ, आपका निकाह जायज़ था या नहीं था, आपको अपने घर के प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट ठीक हैं कि नहीं है। पूरी पाकिस्तान की जो कानून की हिस्ट्री है, अदालती कार्रवाई है यहाँ पर, जो यहाँ पे प्लॉट, वो सारा का सारा इसी ड्रामे ढकोसले के ऊपर खड़ा हुआ है। इसी वजह से इस मुल्क को कोई फलाह नहीं मिल रही, इसकी कोई सेंस ऑफ डायरेक्शन नहीं, ड्रामा हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ ड्रामा हो रहा है, 2 नंबरी हो रही है। मतलब इस वक्त पूरी कानून का खिलवाड़ हो रहा है, जो कुछ इस वक्त करने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल पासपोर्ट ले आए, मैरिज सर्टिफिकेट ले आए, मच्छर मक्खी वगैरह वगैरह, वो वाली कहानी दोबारा शुरू हो गई। फाइनली इन सब चीज़ों का डिपेंडेंस किस चीज़ के ऊपर है जो हल होना है? इसका सारा डिपेंडेंस पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का माइंड क्या है। कल पिछले वीलॉग में मैंने 2 चीज़ों की तरफ पॉइंट आउट किया। एक तो जो चीज़ है कि जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी की जो ऑडियो लीक की गई है, इस किस्म की ऑडियो लीक्स 2-3 ही इदारे पाकिस्तान में मेरा ख्याल हैं। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का कहना है कि 2 इदारे हैं, गालिबन उनका इशारा ISI और IB की तरफ है, 3 में मेरे ख्याल उन्होंने कहा, तीसरा शायद MI। तो 2-3 ही इदारे हैं जिनके पास इस किस्म की कैपेसिटी है। और ये समझना ज़रूरी है कि ये जो लोगों की टेलीफोन्स की कॉन्वर्जेसन, अब तो ज़ाहिर है खुल्लम खुला व्हाट्सएप की कॉन्वर्जेशन हैं जो रिकॉर्ड हो रही हैं, तो इस पूरे सेलुलर नेटवर्क की इंटेग्रिटी के अंदर पेनिट्रेट करना एक क्राइम है। और अगर ये फैसिलिटी, ये कैपेसिटी स्टेट इंस्टीट्यूशंस के पास होती है, जैसे अमेरिका के अंदर अगर FBI के पास टैपिंग की कैपेसिटी है या एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस में शायद CIA के पास की कैपेसिटी है, तो वो उनको स्टेट इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए दी गई है। जहाँ कहीं कोई रियासत के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ किसी बैरूनी दुश्मन के साथ या दहशतगर्द के साथ कोलैबोरेट करता है, कहीं किसी ने बॉम्बिंग करनी है, मस्जिद उड़ानी है, मिलिट्री कंटोनमेंट पे हमला करना है, किसी शहर के ऊपर हमला करना है, या किसी ने कोई नेशनल सीक्रेट्स किसी को बेचे हैं, कोई डिप्लोमेट्स के साथ मिलकर साजबाज कर रहा है, किसी ने पैसे पकड़े हुए हैं किसी फॉरेन कंट्री से, उस किस्म के मामलात की जांच पड़ताल के लिए, मॉनिटरिंग करने के लिए ये इंतहाई हसास किस्म की सेंसिटिव जो एक कैपेसिटी है, ये बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के एहसास के साथ स्टेट इंस्टीट्यूशन को दी जाती है। पाकिस्तान में क्या हो रहा है? लड़के लड़कियों की कॉन्वर्जेशन रिकॉर्ड हो रही है, माशके रिकॉर्ड हो रहे हैं, मुख्तलिफ अगर कोई खातून पॉलिटिशियन जो थी वो किसी और के साथ मिल रही है, उसकी कॉन्वर्जेशन रिकॉर्ड हो रही है। तो पूरे के पूरे रियासती इदारे, माफ़ कीजिएगा, पाकिस्तान के लगता है पता नहीं कितना बड़ा ह्यूमन रिसोर्स जो है वो इस किस्म की क्लैंडस्टाइन ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग्स के ऊपर, और फिर उनको लीक करना, उनको डिसेमिनेट करना, उनको सोशल मीडिया पे फैलाना, फिर उनके डिफरेंट एक्सक्यूजेस बना के सुनाना कि हमने नहीं किया, ये फलां जगह से आ गई। और ये सब बिल्कुल नंगे तरीके से हो रहा है और कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा कि ये इलीगल एक्टिविटी कैसे हो रही है। यानी हालात इतने ख़राब हो चुके हैं इस मुल्क के कि इवन एट द लेवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट, आप इसे कहते हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर जो मियां दाऊद साहब हैं, जो बज़ाहिर एस्टैब्लिशमेंट के एक लिंक्ड वकील हैं, वो एक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक पिटीशन लेके चले गए हैं जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के साथ, और वहाँ उन्होंने उस ऑडियो लीक का ट्रांसक्रिप्ट लगा दिया है जिसका लीगल स्टेटस और ऑथेंटिसिटी जो है वो डिटर्मिन ही नहीं हुई। यानी आपने किसी को कत्ल कर दिया है, आपने किसी को कत्ल कर दिया है, जो बहुत बड़ा जुर्म है, लेकिन उसकी तो आपको परवाह ही नहीं है। जैसे इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला हो गया, वो तो लोग भूल ही गए हैं कि इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला हो। आगे इस किस्म की फजूल जो उसके बाद खराफात हो रही हैं कि इमरान खान की टांग पे प्लास्टर जो है वो सही लगा हुआ कि नहीं लगा, इसको गोलियां लगी थी या इसको मेटल के बार्स लगे थे, इतनी देर से प्लास्टर उतारा क्यों नहीं है, लेफ्ट लेग पे लगना था, राइट लेग पे कैसे हुआ, इसके सर्जरी के नोट्स हमें दिखाए जाएं। तो जो सेकेंडरी टर्सरी खराफात होती हैं वो तो इस मुल्क में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल इशू इस मुल्क में जो है वो खत्म हो जाता है। यहाँ एक्चुअल इशू क्या है कि असेंबलियाँ तहलील हो गई हैं, सबसे बड़ा प्रोविंस है, दूसरा तीसरा बड़ा प्रोविंस है खैबर पख्तूनख्वा पंजाब, असेंबलियाँ तहलील हो गई हैं, सही तहलील हुई हैं, कोई नो कॉन्फिडेंस का वोट वहाँ नहीं था, तमाम लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरी थी। असेंबलियाँ तहलील होने के बाद अब वहाँ पे इलेक्शन होने चाहिए, केयरटेकर सेटअप बना दिया गया है, आइन की रूह से सिर्फ बनाया इसलिए गया है कि उसने इलेक्शन करने चाहिए, लेकिन वो केयरटेकर सेटअप हर वो चीज़ करने को तैयार है, हर किस्म का गंद करने को तैयार है, हर किस्म का जुल्म करने को तैयार है, इलेक्शन की तारीख देने के लिए, इलेक्शन करवाने के लिए तैयार नहीं है। और उसके ऊपर बहस हो रही है कि डोमिसाइल लाओ, बर्थ सर्टिफिकेट लाओ, फंडामेंटल राइट की बात करो, ये करो वो करो। जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी की ऑडियो टेप आ गई है, बेंच 9 का है, इसको 15 का बनाना है, ये किस तरह से प्रोसीड करना है, उस तरह से प्रोसीड करना है, एंड सो ऑन। ये हकीकत है इस वक्त पाकिस्तान के सारे निज़ाम की, जहाँ पाकिस्तान की रियासत को, पाकिस्तान के माशरे को, पाकिस्तान के मुस्तकबिल को, पाकिस्तान के लोगों को, इकॉनमी बैठी हुई है बुरी तरह से,
बुला रहे हैं और फिर रो रहे हैं कि रॉथस्चाइल्ड यहूदी क्यों है, मुसलमान क्यों नहीं है। ये तो एक सारी मेंटालिटी की सूरत हाल। फाइनल रिजल्ट किसके पास है, फाइनल बॉल किसके कोर्ट में? पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की कोर्ट में। अब जो वकील दाऊद अली, ये जो मियाँ दाऊद साहब हैं, इनको किसने भेजा है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर? PMLN ने भेजा है, ये इस्टेब्लिशमेंट ने भेजा है? ये एक पिवटल क्वेश्चन है। ऑडियो लीक्स किसने की हैं? PMLN ने खुद से कर ली हैं, उनको दी हैं किसी ने, या इसे कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट ने की? तो अगर इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि मसाइल का हल निकले तो सुप्रीम कोर्ट मसाइल का हल निकाल सकती है फिर, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को स्पेस देनी होगी। अगर इस्टेब्लिशमेंट ही सुप्रीम कोर्ट के सामने कमर बस्ता है और वो सुप्रीम कोर्ट को स्पेस नहीं देना चाहती, तो फिर जो ड्रामा ढकोसला आपके सामने हो रहा है ये इसी में होगा, कन्फ्यूजन होगी, इलेक्शन नहीं होंगे। साथ ही व्हाट्सएप के ऊपर उर्दू में लिखा हुआ एक नोट सर्कुलेट कर रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट ने तो ये डिसाइड किया है कि नेशनल असम्बली के ज़मीनी इंतखाबात कराकर एक मैंडेट दिया गया है कुछ ऑफिसर्स को, नाम मैं उनके नहीं लेना चाहता, कि नेशनल असम्बली के बाई इलेक्शंस की कराए जाएँ और उसके बाद उसके जो रिजल्ट्स हैं कि मैनेज हो सकते हैं तो फिर देखा जाएगा कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के अंदर सूबाई इंतखाबात जो हैं वो करवाने हैं नहीं करवाने। वैसे मुझे यकीन नहीं है, मुझे लगता है ये नोट पुराना है और ये किसी ने बस एक स्पेकुलेशन करके जोड़ा हुआ है, और ये कि पाकिस्तान की करंट मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट बड़ी सीरियसली इंटरेस्टेड है कि पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ जो है उसे लगाने के ऊपर वो सोचते हैं, और उनके पास गालिबन एक ग्रीन लाइट है। और जो सोर्सेज हैं वो ये भी क्लेम करते हैं कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो जब बरतानिया आए थे वेलिंगटन पार्क कॉन्फ्रेंस में, तो वो कोई 1.25 दिन 1.5 दिन के लिए फ्लोरिडा व टेम्पा, जहाँ पर सेंटकॉम के हेडक्वार्टर्स हैं, वहाँ पर भी आए थे मुलाकातें करने के लिए और फेस रिकग्निशन वगैरह के लिए। गो कि ISPR ने इसको ऑफिशियली डिनाई किया है। लेकिन अगर वो आए थे और ISPR ने ऑफिशियली डिनाई किया तो इससे फिर सिर्फ और सिर्फ ISPR की क्रेडिबिलिटी हर्ट होती है, क्योंकि मिलिट्री सोर्सेज ही कह रहे हैं कि वो आए थे। दूसरा मसला ये है कि अगर वो आए थे तो इसमें ऐसी कौन सी ऐसी बात है, इसको छुपाने की क्या ज़रूरत है, ये भी, क्योंकि अगर इसमें कोई छुपाने वाली बात है नहीं तो फिर इसे छुपाया क्यों जा रहा है। लेकिन इसका ज़ाहिर है आप इस पर स्पेक्यूलेट ही कर सकते हैं कि सोर्स 1 ये कहता है, सोर्स 2 ये कहता है, बट मैंने आपको आपके सामने रख दिया। अब हम आ जाते हैं, ये जो सारा बैकग्राउंड मैंने आपके सामने रखा गंद बला का, जहाँ पर मुनाफकत हो रही है, करप्शन हो रही है, खिलवाड़ हो रहा है पाकिस्तान के मुस्तकबिल के साथ, इसके अंदर उस क्वेश्चन के ऊपर आ जाएं जहाँ से मैंने इस वीलॉग का आगाज़ किया। पाकिस्तान का दुश्मन कौन है? पाकिस्तान का दुश्मन वो महा करप्ट डिनेस्टीज़ और मुरूसी ख़ानदान और सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी के अमीर लोग हैं जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल का खिलवाड़ कर रहे हैं, पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा रहे हैं, या पाकिस्तान का दुश्मन इसराइल हैं और इसराइलीज़ हैं? और क्यों पाकिस्तान का ये जो सारा इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जो स्कूल की किताबों से बनाया है, जो PTV से बनाया है, जो रेडियो पाकिस्तान से बनाया है, जो सियासी इररिस्पॉन्सिबल टॉक के ज़रिए बनाया है, जो मजहबी उलमा 33 टेलीविज़न चैनल पे बैठे हुए होते हैं, हर दिन एक बंदा बैठा होता है जिन्होंने खिलाफत राशिदा के 31 बरसों के अलावा कभी उनका कोई रेफरेंस पॉइंट है ही नहीं। इस पर भी कभी बात करेंगे कि कितना वीक एंड फ्लॉड नैरेटिव वहाँ पर देते हैं। लेकिन दुश्मन कौन है पाकिस्तान का? कौन पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहा है? ये अंदर बैठे हुए लोग, या इसे कहते हैं या इजराइलीज? इसमें बहुत से पॉइंट्स मेरे पास हैं जिसमें मैं क्वेश्चन रेज करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करें जितना शेयर कर सकते हैं। और एक और पुरानी रिक्वेस्ट मैंने आपसे दोबारा दोहरानी थी कि जो लोग इसके सब्सक्राइबर्स हैं, ऑलमोस्ट 300,000 इस यूट्यूब चैनल के, अपने ऑल नोटिफिकेशन जो हैं, बेल नोटिफिकेशन या ऑल यूट्यूब नोटिफिकेशन, उसे इनेबल करें। बिकॉज इस यूट्यूब चैनल के ऊपर सारी ट्रैफिक ब्राउज, सजेस्टेड वीडियो और सर्च से आती है। इसके ऊपर सिर्फ 3% के करीब जो है वो नोटिफिकेशन से आती है, विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग अकॉर्डिंग टू 90% के शायद नोटिफिकेशन बंद हैं, लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिलते, सो उनको खोलें। लेकिन यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि आप लोग डिबेट करें, लिखें अपने कमेंट्स, जो कुछ मैं कहने लगा उसके हवाले से मैं क्वेश्चन रेज करना चाहता हूँ, और फिर एक दूसरे के कमेंट्स के जवाब में कमेंट्स लिखें ताकि हम एक कंसेंसस रेज कर सकें उन इम्पोर्टेंट इश्यूज़ का। जैसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान क्या कर रहे हैं, उन्होंने एक पैनल बनाया है 9 जजेस का, जो डिबेट करेगा उन 3 प्रिंसिपल इश्यूज़ के ऊपर कि किसने क्या करना है असम्बली तहलील होने के बाद, डेट किसने देनी है, इंतखाबात कैसे कराने हैं, फेडरल गवर्नमेंट का क्या रोल है। इसी तरह मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस यहाँ रेज करना चाहता हूँ, और आप 3 लाख लोग हैं जो इस यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हैं। एक वीडियो को आसानी से 50,000 लोग, 60,000 लोग जो हैं इसको देखते हैं। तो लेट्स डिबेट द इश्यूज़। पहला क्वेश्चन मेरा आपके सामने, क्या पाकिस्तान और इसराइल के दरमियान कभी कोई जंग हुई, कोई बॉर्डर स्किर्मिश हुई? क्या इसराइल और पाकिस्तान के दरमियान कोई कॉमन बॉर्डर है? क्या इसराइल और पाकिस्तान के दरमियान कोई टेरिटोरियल डिस्प्यूट है? क्या इसराइल और पाकिस्तान के दरमियान कोई ट्रेड डिस्प्यूट है? क्या इसराइल पाकिस्तान की ट्रेड कंसेशंस और फैसिलिटीज़, मार्केट एक्सेस इनटू यूनाइटेड स्टेट्स, मार्केट एक्सेस इनटू यूरोप, GSP+ में कहीं पाकिस्तान के खिलाफ पोजीशन लेता है वाज़े तौर पे? क्या पाकिस्तान और इसराइल के दरमियान कोई एनर्जी डिस्प्यूट है? क्या पाकिस्तान और इसराइल के दरमियान कोई
वाटर डिस्प्यूट है, कोई दरियाओं की पानी का डिस्प्यूट है, क्या सैकड़ों हज़ारों पाकिस्तानी और वुड भी पाकिस्तानी सिटीजन्स की कोई मैस ग्रेव्स जो हैं जिनको होना चाहिए था, जैसे हिंदुस्तान मकबूजा जम्मू और कश्मीर में मैस ग्रेव्स कम से कम एक ही हेले में, जो गार्डियन की स्टोरी है जो डिस्कवर हुई थी, तक 9 से 10,000 मैस ग्रेव्स मिली। और 1989 से अब तक जो वायलेंस हुई है, जो मिलिटेंसी हुई है कश्मीर में, जो जिहाद की वहाँ पे कोशिश की गई, उसमें अंदाजन 1 लाख मोस्टली कश्मीरीज जो हैं वो वहाँ पे घायल हुए हैं उस पूरी जद्दोजहद में। तो क्या इसराइल का भी कोई ऐसा रिलेशनशिप है पाकिस्तान के साथ? ये प्रिंसिपल एक एक करके इन क्वेश्चंस को एड्रेस करें, फिर आ जाएं अगले सवालात के ऊपर। पाकिस्तान का क्या इंडिया के साथ एक एग्जिस्टेंशियल डिस्प्यूट है ना? क्या हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंगें हुई 1947-48, 1965, 1971, सियाचिन कॉन्फ्लिक्ट, कारगिल, मिलिट्री मोबिलाइजेशन, ब्रास टैक एक्सरसाइज, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के बाद हिंदुस्तान की मोबिलाइजेशन पाकिस्तान के खिलाफ, कारगिल कॉन्फ्लिक्ट की टॉक्सिसिटी और बहुत सी चीज़ें, कश्मीर, मकबूजा जम्मू और कश्मीर का पूरा कॉन्फ्लिक्ट। क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो ट्रेड एक्सेस है, हिंदुस्तान पाकिस्तान के ट्रेड एक्सेस अगर पाकिस्तान अगर मार्केट एक्सेस मांगता है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, क्या हिंदुस्तान उसकी मुखालफत करता है कि नहीं करता? क्या पाकिस्तान को यूरोप के अंदर जो GSP प्लस मिला है, हिंदुस्तान उसकी मुखालफत करता है कि नहीं करता? क्या मकबूजा जम्मू और कश्मीर के अंदर हज़ारों, सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर 10,000 प्लस जो हैं वहाँ पे मिले थे, मैस ग्रेव्स मिली थी, लाशें मिली? क्या इन तमाम चीज़ों के बावजूद हमारे हिंदुस्तान के साथ सफारती ताल्लुकात नहीं रहे? 1947-48 से आज तक नहीं रहे, अभी भी हैं। बदकिस्मती है कि उनके हाई कमिश्नर और हमारे हाई कमिश्नर इस वक्त मौजूद नहीं है। जो लास्ट हाई कमिश्नर थे अजय बसीरिया वाज अ ग्रेट प्रेजेंस इन इस्लामाबाद। मेरे समेत बहुत ज़्यादा लोग, आप सब जो हैं, ये चाहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान के साथ सफारती ताल्लुकात हों। प्रेजेंट गवर्नमेंट आपकी बड़ी शिद्दत से चाहती है, पिछली गवर्नमेंट भी चाहती थी कि हिंदुस्तान के साथ ट्रेड रिलेशनशिप हों। मामला तय नहीं पा रहे। हम ये चाहते तो नहीं कि हमारे हिंदुस्तान के साथ रिलेशनशिप ना हो। एग्जिस्टेंशियल कॉन्फ्लिक्ट हमारा किसके साथ है? हिंदुस्तान के साथ। बॉर्डर डिस्प्यूट हमारा किसके साथ है? हिंदुस्तान के साथ। पानी का झगड़ा हमारा किसके साथ है? हिंदुस्तान के साथ। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम हमारा किसके साथ है? हिंदुस्तान के साथ। डैम्स का मसला हमारा किसके साथ है? हिंदुस्तान के साथ। कैदियों के एक्सचेंज का मसला हमारा किसके साथ है? हिंदुस्तान के साथ। नैरेटिव कॉन्फ्लिक्ट और क्लैश किसके साथ है? हमारा हिंदुस्तान के साथ। ट्रेड हम मुमकिन तौर पर किसके साथ कर सकते हैं? कहाँ झगड़ा होगा कि ट्रेड कंडीशंस क्या है? हिंदुस्तान के साथ। सेंट्रल एशिया की मार्केट किसके लिए इंपॉर्टेंट है? हिंदुस्तान के लिए। उसके बावजूद क्या हम हिंदुस्तान से ताल्लुकात बेहतर नहीं चाहते? मैं ज़रूर चाहता हूँ, आप में से भी बहुत से लोग चाहते हैं। तो इसराइल से फिर जो आपकी सारी इतनी दुश्मनी और नफरत है, उसकी बेसिस आप कहाँ से डिराइव करते हैं? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको खुदारा सोचें, अपना जहन खोलें, आंखें जो अल्लाह ने 5 हिस्से दिए हैं सोचने समझने की, आंखों के ज़रिए, नाक के ज़रिए सूंघें, आंखों से देखें, कानों से सुनें, आंखों से पढ़ें, रिसर्च करें, एक्सप्लेन तो करें अपने आप को। नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह से दुआ मांग के कहें कि अल्लाह आपको सही गाइड करे। और जो इस मुल्क के डिसइंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन सिस्टम ने आपके अंदर नफरतें, कुदरतें, टॉक्सिसिटी भरी हुई है, आपको गलत इन्फॉर्म किया है, वो मिस इन्फॉर्मेशन जिसके नतीजे में आपने अपनी फ्यूचर जनरेशन का अपना कुंडा कर लिया, अपना मुस्तकबिल तबाह बर्बाद कर लिया है, उस तारीखी को, उस जहालत को एड्रेस करने की कोशिश करें। और इसमें आपके सिविल ऑफिसर्स, मिलिट्री ऑफिसर्स, पढ़े लिखे लोग, इंटेलिजेंसिया, मजहबियों को तो आप शामिल ही ना करें। मजहबी उलेमा के तो बहुत बुरे हालात हैं, पता नहीं कौन उनको आलम का स्टेटस कैसे दे देते हैं टेलीविजन चैनल। बट मोर पॉइंट्स ऑन दिस। इसराइल जो है, आई विल ट्राई कि मैं इजरायली एक्सपर्ट्स या जूविश एक्सपर्ट्स के साथ अमेरिका में बातें करूं। मैं चाह रहा हूं कि मैं एक अलग चैनल बनाऊं जिसको रखूं ही मैं इंग्लिश में, बहुत कम उसमें उर्दू में बात हो, और उसकी लेवल ऑफ डिस्कशन बिल्कुल डिफरेंट हो, ताकि एक हम डिफरेंट लेवल की डिस्कशन वहाँ पे ला सकें। आई एम ट्राइंग टू बेसिकली फाइंड टाइम टू बेसिकली डू दैट। लेकिन लेट्स स्टेट सम फैक्ट्स। इसराइल की क्रिएशन एक ब्रूटल ऑक्यूपेशन है, ये एक कॉलोनियल स्टेट है जिसके प्रीडोमिनेंट इनिशियल सिटीजन सारे के सारे बाहर से आए हैं। ये वो लोग हैं जो बरतानिया, जर्मनी, यूरोप, रशिया, ईस्टर्न यूरोप में रहते थे गुज़िश्ता कई 100 बरस से, तुर्की में, ईरान में, मुख्तलिफ जगहों से, और ये नकल मकानी करके एक स्टेट इनके लिए बनाई गई है। ये एक कॉलोनियल स्टेट है जिसको मजहब के नाम पे बनाया गया है। ये पता नहीं किस बेवकूफ़ ने आप लोगों के जहन में ये पैथेटिक आइडिया फिस्टी डाल दिया है कि पाकिस्तान की क्रिएशन और इजराइल की क्रिएशन के दरमियान कोई बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज है। भाई नहीं है, दिस इज IQ 10 इशू, बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमान इधर ही रहते थे। पाकिस्तान के जो क्रिएटर्स हैं, हिंदुस्तान के क्रिएटर्स हैं, ये उनका कोई डिज़ाइन नहीं था कि लोग नकल मकानी करके हिंदू पाकिस्तान से चले जाएं, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब से, और मुसलमान जो हैं उनको हिंदुस्तान से निकाल दिया जाए। ये डिज़ास्टर हो गया बाय द नेचर ऑफ द डिवीजन
ऑफ द ब्रिटिश इंडिया, वरना कैबिनेट मिशन प्लान में तो डिवीजन ही नहीं होनी थी पंजाब और बंगाल की। अगर, और उसको मान लिया था कायद आजम ने और मुस्लिम लीग ने, उसको इनिशियली कांग्रेस ने भी मान लिया था। अगर पंजाब की और बंगाल की डिवीजन ना होती तो फिर ये जो मैस माइग्रेशन हुई है 10 मिलियन लोगों की, ये तो होनी ही नहीं थी। ये किसका डिजाइन है? हिंदुओं ने इधर ही रहना था, एक अनडिवाइडेड पंजाब और पंजाब के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और बंगाल के अंदर, और मुसलमानों ने दूसरी साइड पे रहना था। और आज भी तो 14-15 से लेके 18% आबादी जो हिंदुस्तान की है वो मुसलमान है। तो क्यों कहते हैं आप ये मेंटली पैथेटिक, सेल्फ इंसल्टिंग, सेल्फ डेप्रिकेटिंग आर्गुमेंट कि इजराइल और पाकिस्तान जो है वो दोनों एक ही किस्म की स्टेट्स हैं? नहीं है भाई, वो एक कॉलोनियल स्टेट है जिसमें उन लोगों का लाके आबादकारी की गई। 1895 के अंदर जो लोकल जू था, जो पैलेस्टाइन में रहता था, वो 5000 उसकी रजिस्टर्ड आबादी है, ऑटोमन एम्पायर का ये सूबा हुआ करता था। और बाकी सारे जूस को जो बेल्फोर डिक्लेरेशन है उसके बाद वहां लाके उनको आबाद किया गया। यही वजह है कि उनको टेक्नोलॉजिकल और मिलिट्री एज था लोकल पैलेस्टीनियंस के ऊपर, जो कि अनएजुकेटेड, अपने टाइम जोन के अंदर फंसे हुए, टाइम लैब के अंदर फंसे हुए, लैब्स के अंदर फंसे हुए एक फॉर्मर थे। उनके पास वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी स्किल सेट्स नहीं थे, एग्रीकल्चर के, फार्मिंग के, वेपन के, साइंस के, जो ये यूरोपियन आबादकार लेकर आए। ये वो वजह है जिसकी वजह से अक़वाम मुत्तहिदा के बहुत से ममालिक, इंक्लूडिंग इंडिया, लातीनी अमेरिका, बहुत से यूरोपियन ममालिक आहिस्ता आहिस्ता इसराइल के बहुत ज़्यादा खिलाफ हो गए, जिसकी वजह से इसराइल को एक ज़ायनिस्ट स्टेट, एक सहूनी रियासत, एक ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की वजह से उसको कंडेम किया गया। ताहम दुनिया के हालात में बड़ी तब्दीली आई है जब आप देखते हैं कि मुत्तहिदा अरब इमारात, कतर, बहरीन, जॉर्डन, इजिप्ट और उसके बाद सऊदी अरेबिया इसराइल को मुसलसल अगर या तो रिकग्नाइज कर रहे हैं या एंगेज कर रहे हैं। ये बड़ी सीज़मिक चेंजेस हैं। और मैं कई बरस से, अब तो अमेरिका में हूँ, पहले क्या अमेरिका में बैठा हुआ था, मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के सामने बैठ के 40 एंकर्स के सामने मैंने 2018 और 19 से ये सवाल उठाना शुरू किया था, जब पाकिस्तान में किसी को ये मालूम ही नहीं था कि अरब जो है वो इसराइल को रिकग्नाइज कर लेंगे। मैंने उस वक्त इशारा किया था कि अरब्स जो हैं वो, और मैंने इस पर व्लॉग्स भी किए हैं जो इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर मौजूद हैं, कि अरब्स जो हैं जब इसराइल को रिकग्नाइज कर लेंगे तो पाकिस्तान के लिए नए किस्म के चैलेंजेस जो हैं पेश हो जाएंगे। अपनी आंखें खोलें, अपना दिमाग खोलें, अपने कानों के अंदर में जो जमी हुई आपके वो कोई ऐसी ग्रीस है जिसकी वजह से आपको चीज़ें समझ नहीं आती, आंखों में कोई गलत शीशे पहने हुए हैं, तो उनको उतार के देखें, कुछ पढ़ें आगे पीछे, ताकि दुनिया को अंडरस्टैंड कर सकें कि दुनिया किस डायरेक्शन में जा रही है। और आपके तासुबात की वजह से, उस इग्नोरेंस की वजह से जिसमें आपको ये शरीफ खानदान, जरदारी खानदान आपको ब्लैकमेल कर रहा है, बेवकूफ़ बना रहे हैं सब लोग आपको, और आप इनके हाथों मुसलसल बेवकूफ़ बनने को तैयार है। फिर एक और क्वेश्चन देखें, बांग्लादेश आपका पिछला पार्ट, फॉर्मर ईस्ट पाकिस्तान, मुस्लिम कंट्री, किसके साथ उसके ज़्यादा बेहतर ताल्लुकात हैं? आपके साथ या हिंदुस्तान के साथ? किसने उसको ज़्यादा मदद की है ट्रेड फैसिलिटेशन के अंदर 2006-07 के बाद? पहले उनके डिस्प्यूट थे बॉर्डर, उन्होंने सेटल कर लिए 2006-07-08 के बाद से। उसके बाद जो बांग्लादेश की जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है, ये तो सभी लोग कह देते हैं पाकिस्तान में कि बांग्लादेश की बड़ी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, रीजंस क्या है उसके? इंडिया की हेल्प, और रीजंस क्या है? अमेरिका, नसरानी ताकत और यूरोप, जिन्होंने बांग्लादेश को गुज़िश्ता कई बरसों से बहुत ही एक्सपेडाइटेड मैसिव ट्रेड फैसिलिटेशन ऑफर की, बांग्लादेश की इकोनॉमिक सूरत हाल को बदलने के लिए। अमेरिका ने भी ऑफर की, यूरोपियन यूनियन ने भी ऑफर की, उनको खास किस्म का स्टेटस दिया गया, जो अभी भी 2026 तक जो उसका एक GSP प्लस टाइप जो स्टेटस है बांग्लादेश का, या लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ का, वो चलेगा। दिस इज़ द रीज़न जिसकी वजह से बांग्लादेश की इकॉनमी ने प्रोग्रेस किया। लेकिन आपको मसलसल आपकी मौलवी हजरात बता रहे हैं कि यहूदी नसरानी आपके जो हैं दोस्त नहीं हो सकते। देखें, रिलीजियस डॉक्यूमेंट्स को उनको इंटरप्रिटेशन करने की उसकी ज़रूरत है, इसमें टाइम एंड स्पेस के इश्यूज इन्वॉल्व होते हैं। इसी वजह से अल्लामा इकबाल ने कहा था कि मज़हब को समझ ही नहीं सकता मुल्ला, मज़हब को समझने के लिए आपको मेटाफिजिशियन होने की ज़रूरत है। जब तक आपको मॉडर्न साइंसेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, डिफरेंट इश्यूज, इसी वजह से आपको जब एक कॉलेज प्रॉपर एजुकेशन करते हैं तो ये तमाम इश्यूज, ये तमाम, आपने मेडिसिन पढ़नी हो या कुछ और आपने पढ़ना हो, लेकिन दुनिया की जो बेसिक स्कूलिंग सिस्टम है उसमें ये सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाते हैं ताकि आपको दुनिया की एक अंडरस्टैंडिंग हो और आप दुनिया के जो अलूम है, जो नॉलेज है, उसको इंटरप्रेट कर सकें। पाकिस्तान के जो उलेमा हजरात जिनको कहा जाता है, उनको दुनिया की कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है और वो पाकिस्तान के लोगों को गुमराह कर रहे हैं और उसके अंदर पूरी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जो है वो चल रही है। मैं क्यों अपनी गर्दन और अपनी ज़िंदगी ख़तरे में डाल रहा हूँ? इसलिए कि मेरा कोई पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से स्टेक नहीं है, मुझे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से कुछ चाहिए नहीं, मुझे वहाँ से कोई वोट नहीं चाहिए, ठीक है।
अब ज़रा इस चीज़ पे देख लें कि इमरान खान के ऊपर जो एक एतराज़ है, एक इमरान खान के बहुत बड़े नाक़िद मुझसे बात करते रहते हैं, जो PMLN सिंपैथेटिक होते हैं, जो PTI जो PPP सिंपैथेटिक होते हैं, वो कहते हैं जी इमरान खान तो लीडर नहीं है, बिकॉज लीडर तो कॉम्प्रोमाइज़ करता है। लीडर हैं नवाज़ शरीफ, लीडर है आसिफ अली जरदारी, बिकॉज वो आपस में जोड़ तोड़ कर लेते हैं। अगर इमरान खान अक्लमंद होता तो जरदारी के साथ या नवाज़ के साथ जोड़ तोड़ करके मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के सामने खड़ा हो जाता। लेकिन इमरान खान एक ऐसा लीडर है जो पाकिस्तान के लॉन्ग टर्म फ्यूचर के अंदर बिलीव करता है, और उसने अपनी सच्चाई के ऊपर ट्रूथ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, वरना जोड़ तोड़ करता तो उसकी सूरत हाल बहुत बेहतर हो जाती अगर उसको हुकूमत ही लेनी होती। सिमिलरली इमरान खान लीडर है, मैं एनालिस्ट हूँ। एनालिस्ट की जिम्मेदारी ये है कि ट्रूथ को आइडेंटिफाई करे और उसके जो फॉलोअर्स उसको वाकई एनालिस्ट समझते हैं उन तक एक सही एनालिसिस लेकर जाए। उसको वोट नहीं चाहिए लोगों का, वरना ये तो बड़ा आसान काम है कि आपको वो चीज़ बताई जाए जो आप सुनना चाहते हैं। बहुत से लोग यही काम कर रहे हैं, ट्रेड ही यही है, हर वक्त खुशखबरी, हर वक्त खुशखबरी, हर वक्त खुशखबरी। बड़ा नोटिस ले लिया सुप्रीम कोर्ट ने, फिर क्या नतीजा निकला देखें, कैसी फ्रस्ट्रेशन की सिचुएशन जो है चल रही है। असम्बलियाँ तहलील हो गई, डायनामिक्स चेंज हो गए, भी देखें क्या हो रहा है सारा। असम्बलियों को तहलील तो 40 दिन गुजर चुके हैं। सो जो करेक्ट एनालिसिस करना, एनालिस्ट वही है जो करेक्ट ऑनेस्ट एनालिसिस करे, बेखौफी से करे, और उस वक्त ये ना देखे कि कितने लोग उसके एनालिसिस से हर्ट होते हैं। ये एनालिसिस की बेसिक टच स्टोन और यार्ड स्टिक है जिसके हवाले से मैं ये सारी बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब पाकिस्तान जो है, यहूदी नसरानी तो वैसे पाकिस्तान के दुश्मन है। पाकिस्तान F-16 किससे लेता है? नसरानी ताकत से, क्रिश्चियन ताकत से, अमेरिका से। टेक्नोलॉजी किससे लेना चाहता है? अमेरिका और वेस्ट से। वेपन्स किससे लिए हैं 1950 के बाद से? अमेरिका से। ट्रेनिंग किससे ली है? PAF की सारी जो पाकिस्तान एयरफोर्स की बहुत अच्छी ट्रेनिंग थी 60s ऑनवर्ड, वो क्यों? बिकॉज अमेरिकन से उनको ट्रेनिंग दी गई। हिंदुस्तानियों को शुरू में उस किस्म की ट्रेनिंग मिली नहीं थी, अब तो खैर उन्होंने मैच कर लिया। ट्रेड बैलेंस कहाँ पाकिस्तान के फेवर में है? अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के साथ। जाता कहाँ मदद लेने के लिए? कहाँ कशकोल लेके जा रहे हैं? IMF के पास, वर्ल्ड बैंक के पास, एशियन डेवलपमेंट बैंक के पास, डिफिट के पास जो बरतानिया का। लोन रीस्केड्यूलिंग किससे चाहिए? पेरिस क्लब से। मसाइल किसने पैदा किए हैं? करप्ट पाकिस्तानी सियासतदानों ने और सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेट्स ने। मदद किससे चाहिए? वेस्टर्न वर्ल्ड से चाहिए सारी की सारी मदद। अभी कशकोल लेके कहाँ जाते हैं? सऊदी अरब के पास, कतर के पास, UAE के पास। इनके किसके साथ ताल्लुकात हैं? इजराइल के साथ। जब मैं जनवरी में लास्ट था, मैं फंसा हुआ था, मेरा पेंडेमिक, मैं दोबारा कोविड हो गया था मुझे, मैं दुबई में फंसा था, तो मैं रोज़ वॉक करता था दुबई मॉल वगैरह के लिए, वहाँ से पैदल। तो इजरायली भरे पड़े थे, उनके टोपियों समेत इजरायली भरे पड़े थे। और मैंने एक पूछा किसी बंदे से जो बड़ा इन्फॉर्म था वहाँ सिस्टम का, कि यार ये लोगों ने कोई रेजिस्ट नहीं किया? उसने कहा जिसने रेजिस्ट किया था वो गुम हो गया, जो इसके बारे में बोल रहा था वो गुम हो गया, अभी तक वापस ही नहीं आया। ठीक, वहाँ तो ये सूरत हाल है। और हम कशकोल लेके कहाँ जा रहे हैं? इधर ही इन ममालिक में। तो ये जो मुनाफकत है, इसमें से निकलने की ज़रूरत है। असल दुश्मन पाकिस्तान के सारे, पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए पाकिस्तान के जो निज़ाम है ना, उसको उस तरह से भंभोड़ के, झंझोड़ के उनके दांत उसके अंदर गए हुए हैं, वहाँ से उसके खून चौंस रहे हैं। ये नवाज शरीफ साहब को देख लें, उनके बच्चे बरतानिया में 7-11 नहीं चला रहे हैं वहाँ पे, वो वहाँ पर इसे कहते हैं बहुत बड़ा रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं, दोनों अरबों रुपए का काम वहाँ पे करें। हुकूमत कहाँ करनी है? पाकिस्तान के अंदर। बिजनेस कहाँ करना है? बरतानिया के अंदर। ठीक, माशाल्लाह। आसिफ अली जरदारी साहब के साहिबजादे को प्राइम मिनिस्टर बनने का शौक है। आसिफ अली जरदारी साहब को पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बनना है। कहते हैं मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर उन्होंने खर्च किए हैं अपने बरखुरदार की लॉबिंग करने के लिए। नाम भी उसका भुट्टो लगाया हुआ है। और वो क्या कर रहा है? पिछले 100 दिन से वो पाकिस्तान से बाहर फिर रहा है। चैलेंज कहाँ था पाकिस्तान का एक्चुअल? हिंदुस्तान के साथ, इस वक्त अफगानिस्तान के साथ। उधर नहीं गया, वो लिथुआनिया वगैरह में फिर रहा है। अपने दुश्मनों को पहचाने, अपनी आंखों के सामने जो आपके तारीकी है उसको हटाएं, अपने कान साफ करें, पढ़ें लिखें, आइडेंटिफाई योर एनिमीज़। फिर बात करेंगे मज़ीद। थैंक यू।